21 अनन्या को पता चला सच। प्रेसिडेंट अरविंद, कैसे आना हुआ? कहते हुए लारा ने एक हाथ पीछे किया और उसके पीछे खड़े आदमी ने उसके हाथ में एक सिगरेट रख दी। लारा ने सिगरेट मुंह में लगाया और दूसरे आदमी ने उस सिगरेट को जला दिया। प्रेसिडेंट बोला, इस मंथ के लास्ट में जो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है उसके लिए हमें और लड़कियों की जरूरत है। अपोजिशन की नज़र हर वक्त मुझ पर है। अगर मैं शक के दायरे में आ गया तो सत्ता पलट सकती है। क्वीन ने सिगरेट बाहर निकाली और सिगरेट का सारा धुआं प्रेसिडेंट के मुंह पर चला गया, जिस वजह से वो जोर जोर से खांसने लगा। ठीक है, तुम्हें लड़कियां मिल जाएगी, पर ध्यान रहे कानून के हाथ मुझ तक नहीं पहुंचने चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ वो दिन तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा। प्रेसिडेंट ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। क्वीन लारा, जो हर गैरकानूनी कामों में शामिल थी, उसके काले कारनामों की खबर कानून तक ना पहुंचे, इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की थी। प्रेसिडेंट ने कुछ और मामलों पर क्वीन के साथ बात की और वहां से चला गया। उसके जाते ही लारा ने अपने पीछे खड़े तीनों आदमी से एक का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो आगे क्या करने वाली थी यह उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। वहीं वो आदमी बिल्कुल भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। क्वीन ने उसे खींचकर सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गई और किसी हैवान की तरह उस आदमी की शर्ट को फाड़ने लगी कि तभी उसका फोन बजा और पीछे दो आदमियों में से एक बोला, बेबी, मैडम का कॉल है। मैडम, यह नाम सुनते ही लारा एकदम से सोफे से उठ गई। कॉल रिसीव करते हुए वो वहां से जाने लगी। वहीं अनन्या एक बार फिर से सो चुकी थी। शायद यह मेडिसिन की वजह से था, इसलिए उसे इतनी नींद आ रही थी। वो सो ही थी कि उसे लग रहा था जैसे बहुत सारे आदमियों का साया धीरे धीरे उसके आसपास आ रहा है और इससे उसे बहुत डर लगने लगा। वो उठना चाहती थी, वो भागना चाहती थी, लेकिन पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। वो बस उन्हें अपनी तरफ आता महसूस कर पा रही थी। अचानक से ही उसे कुछ लोगों ने उसे उठाकर फेंक दिया और तभी उसकी नींद खुल गई। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। डर उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। खुद को एहसास दिलाते हुए कि वो एक बुरा सपना था, उसने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया और उसकी नज़र एक आदमी पर गई जो गुस्से में उसे घूर रहा था। उसे देखते ही अनन्या हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ कब आए? यह कहते ही अनन्या को एहसास हुआ वो कमरे में अकेले नहीं बल्कि कुछ मेड भी कमरे में मौजूद थी और वो काफी डरी हुई भी थी। अनन्या की आंखें सिकुड़कर उस आदमी की तरफ देखते हुए वो नाराजगी से बोली, मुन्ना भाई, क्या आपने इन्हें डांटा है? और आप यहाँ कब आए? आप तो 1 महीने के लिए बाहर गए थे, फिर इतनी जल्दी? क्या आपका काम खत्म हो गया? मुन्ना कुछ नहीं बोला। वो बस अनन्या को नोटिस कर रहा था। अनन्या को यह काफी अजीब लग रहा था। उसने ऑकवर्ड होकर मेट को देखा और एक बार फिर कुछ बोलने को हुई कि तभी मुन्ना ने कहा, क्या तू अब ठीक है? यह सुनकर अनन्या को समझ आया वो उससे क्यों घूर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन मुन्ना को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसके पास जाते हुए उसने अनन्या के माथे को छुआ और उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुझे बुखार है, तेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है, इसके बाद भी तू यह बोलने की हिम्मत कर रही है कि तू ठीक है? उसकी बॉडी पसीने से भीगी हुई है, उसका क्या मतलब है? अनन्या ने उसे घूरकर देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। यह इसलिए है क्योंकि मैंने अभी एक बुरा सपना देखा। अनन्या जानती थी वो शुरू से ही ऐसा है, लेकिन उसे अभी अजीब लग रहा था क्योंकि वो मेड उन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे वो कुछ गलत कर रहे हैं। नानू, अनन्या ने मुन्ना की तरफ देखा तो मुन्ना मुरझाई हुई आवाज में बोला, नानू, मुझे माफ कर दे, यह सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने वो सब नहीं किया होता तो कभी तुझे इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता। अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुन्ना को सालों से जानती थी, लेकिन उसने उसे कभी इस तरह दर्द और तकलीफ में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था वो इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा है। अनन्या को यह थोड़ा अजीब लगा। उसने मेड की तरफ देखा और बोली, आप सब यहाँ से जा सकती है। मेड वहाँ से चली गई। अनन्या ने कहा, मुन्ना भाई, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आपसे कुछ गलती हुई है? आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? यह कहते हुए अनन्या ने मुन्ना का हाथ पकड़ कर उसे बेड पर बिठा दिया। मुन्ना ने दर्द और पछतावे के साथ अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, इन सब में बॉस की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। वो हमेशा मुझे बोलते रहते हैं मुझे सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, लेकिन मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। इस पर अनन्या बोली, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। आप एक काम करो, पहले आप शांत हो जाओ।
मुन्ना ने गहरी सांस ली और अनन्या से बोला, वो लड़की जिसने तुझे किडनैप किया था वो मेरी सौतेली बहन है। यह सुनते ही अनन्या हैरान रह गई। मुन्ना ने आगे कहा, तू हमेशा से जानना चाहती थी ना मैं कौन हूँ, मैं बॉस से कैसे मिला, मेरी फैमिली कहाँ है। मैं आज तुझे सब सच बताऊंगा। लेकिन तू भी मुझे प्रॉमिस कर, सच जानने के बाद बाकियों की तरह तू मुझसे नफरत नहीं करेगी। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आज आप जो भी कहेंगे उससे हम दोनों के बीच कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप एक बेवकूफ़ इंसान हैं। आप खुद तो मुसीबत में फंसते हैं, साथ में मुझे भी फंसा देते हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, हर बार की तरह इस बार भी हम मिलजुल कर अरशद की डांट खा लेंगे। रही बात आपकी फैमिली हिस्ट्री की, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं जानना चाहती हूँ उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अनन्या की बातें सुनकर मुन्ना काफी हद तक रिलैक्स हो गया। उसने कहा, मैं 8 साल का था, मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मॉम और मेरे डैड थे। डैड अक्सर काम से बाहर रहते थे और हफ्ते में सिर्फ एक रात के लिए हमसे मिलने आते थे। मैं स्कूल में था, वहाँ मुझे मिलने एक औरत आई। वो दिखने में बहुत अमीर और घमंडी थी। स्कूल के सभी स्टाफ उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। उस औरत को अपने पास आता देख मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में उस औरत ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, वो मेरी माँ की दोस्त है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो मुझसे मिलने आई थी। मैं उसके साथ कार में था और उस औरत ने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें मेरी मोम। मुन्ना कहते कहते रुक गया, उसके हाथ कांपने लगे। अनन्या ने उसके हाथ पर अपने हाथ रख दिए और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुन्ना ने आगे कहा, वीडियो में मेरी मोम 2 आदमियों के साथ थी, मुझे वो सब सही नहीं लगा और मैं चिल्लाने लगा। उस औरत ने गुस्से में मेरा मुंह बंद कर दिया। उसने बताया, मेरी मोम एक ऐसी औरत है जिनका बहुत सारे लोगों के साथ संबंध है। मैं उस वक्त छोटा था, इसके बाद भी उसने मुझे वो सब बताया जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहेगा। जब मैं घर पहुंचा तब मैंने अपने कमरे के बाहर बहुत सारे जूते देखे और मुझे डर लगने लगा। मैंने जैसे तैसे विंडो से घर के अंदर गया और वहाँ मुन्ना फिर रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मेरी मोम के रूम में से कुछ आदमियों की आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं था। मैंने अंदर देखा तो कुछ 3-4 आदमी अंदर थे। उस वक्त मुझे अपनी मोम से घिन आने लगी। मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद भी मैं वो आवाज़ सुन पा रहा था। कुछ घंटे बाद सब नॉर्मल हो गया। मैंने अपनी मोम से 1 हफ्ते तक बात नहीं की और ना ही मैं स्कूल गया। उस रात मेरे डैड वापस आए। मैं मेरी मोम से नाराज़ था। मेरी मोम उन्हें कुछ समझा रही थी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गुस्से में मेरी मोम को बहुत मारा और वहाँ से चले गए। मैंने दरवाजे की आड़ से अपनी मोम को फर्श पर दर्द से तड़पता देखा। मैं उनके पास जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी मोम अभी भी वहीं थी। उनका शरीर नीला पड़ चुका था और उसके हाथ में नींद की दवा थी। वो जा चुकी थी, लेकिन मेरे डैड को इसकी भनक तक नहीं थी। मोम ने मेरे लिए एक नोट लिखा था। वो चाहती थी मैं उन्हें गलत ना समझूं। 1 महीने बाद मेरे डैड वापस आए। उन्होंने कहा वो दूसरे देश में थे इसलिए वो जल्दी नहीं आ पाए। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गए और उस वक्त मुझे पता चला वो औरत जो मुझसे मिलने आई थी वो मेरे डैड की पत्नी थी। उनकी 3 बेटियां भी थी। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी अपना नहीं माना। एक रात तंग आकर मैं वहाँ से भाग गया। एक बार मैं काम करते करते वक्त मेरी मुलाकात डेनियल भाई से हुई और फिर बॉस से। मेरे डैड मुझे वापस लेने आए, लेकिन मैं नहीं गया। वो लड़की जिसने तुम्हें किडनैप किया था वो मेरी छोटी सौतेली बहन थी। उसका नाम लियाना है। उससे बड़ी वाली का लीना। और कुछ सेकंड रुकने के बाद बोला, सबसे बड़ी वाली का लारा। अनन्या ने हैरान होकर पूछा, क्या ये वही है जिसे लोग क्वीन लारा कहते हैं? मुन्ना ने अपना सिर हिलाया। तो अनन्या ने पूछा, तुम्हारे डैड का क्या हुआ? मुन्ना हंसते हुए बोला, उन्हें उनकी बीवी और बच्चों ने पैरालाइज्ड बना दिया। लेकिन क्यों? क्या वो उनके डैड नहीं थे? और उसकी वाइफ, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अनन्या ने क्यूरियस होकर पूछा। क्योंकि वो मुझे अपने साम्राज्य का वारिस बनाना चाहते थे। अनन्या को भरोसा नहीं हो रहा था। कोई ऐसा भी कर सकता था, लेकिन तभी उसके दिमाग की घंटी बजी और बोली, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आया उसने मेरे साथ वो सब क्यों किया। मुन्ना का चेहरा एकदम से कठोर पड़ गया और वो बोला, लारा बॉस को चाहने लगी थी। बॉस ने उसे साफ इनकार कर दिया, लेकिन वो एक जिद्दी औरत है। उसने हमेशा से वो पाया था जो उसे चाहिए था और मौका पाकर उसने बॉस को ड्रग्स दे दिया। यह सुनते ही अनन्या की आंखें सिकुड़ गई।
बॉस को अंदाजा लग गया था कुछ गड़बड़ है और वो वहां से चले गए। जब मुझे पता चला तो मैंने भी उसके साथ वही किया। मैंने उसे ड्रग्स दिया, उन 4 आदमियों को उसके कमरे में भेज दिया जिसके साथ मिलकर उसने बॉस को ड्रग्स दिया था। यह सुनने के बाद अनन्या के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उसको इस तरह से मुस्कुराता देख एक पल के लिए मुन्ना भी हैरान रह गया। वो बिल्कुल अरशद की तरह मुस्कुरा रही थी। मुन्ना को उम्मीद नहीं थी वो ऐसे रिएक्ट करेगी जैसा उसका कैरेक्टर था। क्या उसे मुन्ना को यह नहीं बोलना चाहिए था कि वो गलत है? उसे किसी लड़की के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। नानू, मुन्ना की आवाज़ सुनते ही अनन्या ने एकदम से अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए और एक भोली भाली लड़की की तरह उसे देखते हुए बोली, तो क्या वो अभी भी वो अरशद को चाहती है? मुन्ना ने कहा, नहीं, वो अब बॉस से नफरत करती है। बॉस ने उसका सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। वो भी अपने पिछले 4 सालों से इंडिया में नहीं थी। मुझे लगता है जरूर कोई ऐसा है जिसने उसे तेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अनन्या भी इस बारे में सोचने लगी। तभी दरवाजा खुला और दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। अरशद को देखते ही मुन्ना एकदम से बेड से खड़ा हुआ। बिना टाइम वेस्ट किए वो बालकनी में चला गया। अरशद ने गुस्से में कहा, मुन्ना! लेकिन वो नहीं रुका। बेचारी अनन्या, उसे तो समझ में भी नहीं आया कि हुआ क्या है। अरशद ने बालकनी से नीचे देखा तो मुन्ना गेट से बाहर निकल गया था। अरशद को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़का पहले ही बहुत कुछ गड़बड़ कर चुका था और अब वो क्या करने वाला था किसी को अंदाजा नहीं था। तभी अनन्या पीछे से बालकनी में आई। बाहर देखते हुए उसने बड़ी मासूमियत से कहा, क्या वो चले गए?